इस्लाम में ये नियम है, ये कायदा है कि जुमे की नमाज जमात यानी एक साथ पढ़ी जाती है। वैसे तो नमाज आप अकेले पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा की नमाज जो होती है वो आपको साथ पढ़नी होती है और इसीलिए इसका एक अपना महत्व होता है। लेकिन इस्लाम का सबसे पाक महीना यानी माह रमजान में इसी जुमे बेहिसाब सियासत देखी और इस सियासत का जो मरकज था यानी केंद्र बिंदु था वो वक्फ बिल था। गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया और उस लेटर की कॉपी मेरे पास मौजूद है। ये वो लेटर है। इस लेटर में सबसे ऊपर एकदम बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जुम्मतुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराए। ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है, ये देखिए। मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण अपील, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। और फिर बड़ा सारा सा लेटर है और आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, फिर मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजदिदी और वो महासचिव है, और फिर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी ये संयोजक है। इन सब ने खत लिखा है यहाँ पर और ये कहा कि आप काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाएं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसी अपील की है, ये शायद भारत के इतिहास में पहली मर्तबा होगा कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को सियासी विरोध का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हुई और नमाज का हथकंडा बनाने की कोशिश की गई, जबकि नमाज अल्लाह की इबादत और उसमें अल्लाह और अल्लाह के सिवा आपके बीच में कोई नहीं आता। अल्लाह और आपके बीच में कोई भी नहीं, सिर्फ इबादत। नमाज को इस्लाम में सबसे जरूरी महत्वपूर्ण काम बताया गया है। नमाज पढ़ने का आदेश कुरान शरीफ में दिया गया है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद साहब पैगंबर बने तो उन्हें अल्लाह ने सबसे पहले नमाज पढ़ने का आदेश दिया। कहते हैं कि जब आप भक्ति या इबादत कर रहे होते हैं उस वक्त किसी और चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, आप किसी मकसद से नहीं जाते, वहां सिर्फ आपका खुदा होता है, आपका भगवान होता है। लेकिन इस बात से ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड कोई इत्तेफाक नहीं रखता। उसे तो सिर्फ भ्रम फैलाने से मतलब है, लोगों को बरगलाने से मतलब है। जिस लेटर के माध्यम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को अलविदा की नमाज में काली पट्टी बांधने की अपील की, उसी लेटर से आप एक एक लाइन में झूठ का सहारा लेते देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने पत्र के पहले ही पैराग्राफ में लिखता है कि विरोध प्रदर्शन से बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के बीच हलचल मच गई है। सवाल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कैसे पता चल गया कि एनडीए में अन्य बीजेपी दलों के बीच हलचल मच गई है? क्या जेडीयू, एलजेपी, टीडीपी या किसी अन्य एनडीए के सहयोगी दल ने वक्फ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड का समर्थन किया, या किसी ने इस बिल के विरोध में किसी तरह का कोई बयान दिया? आपने सुना कहीं? उल्टा वक्फ संशोधन बिल के लिए जो जेपीसी बनी थी उसमें जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी इनके जो 4 सदस्य थे उन्होंने सरकार का समर्थन किया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये झूठ कैसे फैला सकता? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पत्र के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। मेरा सीधा सवाल पर्सनल लॉ बोर्ड से है, वक्फ संशोधन विधेयक में यह बात कहां लिखी? ऐसा जिक्र वक्फ संशोधन विधेयक में कहां है ये बता दें। जो बिल लोकसभा में पेश किया गया था उसके मुताबिक मुसलमान जिस भी संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से धार्मिक कामकाज के लिए कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी और पुख्ता आपको वो जमीन करके दे दी जाएगी।
उसे पुख्ता तरीके से वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा और आप कह रहे हैं छीन ली जाएगी। शेम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस आधार पर यह भ्रम फैला? और आज ये बात कहते हुए मुझे जो गुस्सा आ रहा है वो इसलिए क्योंकि ऐसी ही अफवाह सीए जब पास होने वाला था उस वक्त भी फैलाई गई थी। आपकी सिर्फ सियासी एजेंडा, बड़े बड़े मंचों से देश भर में यह बातें कही गई कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। मतलब जितनी मुंह थी उतनी बात, फेंक देंगे तुमको, तुम्हारे बच्चों को भगा देंगे। कोई सच बोलने को तैयार नहीं था और झूठ के दम पर महीनों तक मुसलमानों को डराकर सियासत चमकाई गई, सड़कें जाम कर दी गई, नफरत फैलाई गई। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, कई लोग मर गए। अब आप बताइए कहां है ये जो सब डर फैलाया जा रहा था? कहां है डिटेंशन सेंटर? कहां भेजा गया डिटेंशन सेंटर में किसी एक मुसलमान को? जो गैजेटेड नोटिफिकेशन आया, गैजेट नोटिफिकेशन 1 साल हो गया है। एक आदमी का नाम मुझे बता दीजिए जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो या जिस मुसलमान को इस देश से बाहर कर दिया गया। कितने मुसलमानों की नागरिकता चली? कितने मुसलमानों को देश से निकाल दिया गया? कितने मुसलमानों को फर्जी नागरिक बताकर जेल में ठूस दिया गया? यही कह रहे थे ना सब, नारे लगा रहे थे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर ले जाकर बड़े बड़े बातें कही जा रही थी कि आज भारत के आम मुसलमान पूछेंगे जाकर उन लोगों से कि भाई आप तो ये कह रहे थे, हमको भड़काया क्यों? क्यों ये झूठ कहा? क्यों हमें 2M दर्जे का नागरिक बना दिया? ये परोसते रहे? नहीं पूछा आपने? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जाओ पूछो इन लोगों से कि क्यों झूठ बोल रहे थे तुमसे, और क्यों एक भी मुसलमान अब तक बाहर नहीं गया, जबकि सीए को आए उसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुए साल भर हो गया। जो तब के ठेकेदार थे आज भी ऐसा ही करते हुए घूम रहे। अब आज किससे डर दिखा रहे हैं आपको? वक्फ संशोधन बिल से, और झूठी कहानी सुना रहे हैं, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। आज फिर वही काम हो रहा है। उनमें से कुछ ने तब अपनी सियासत चमकाई, चुनाव में प्रत्याशी बनकर खुश हो गए। यकीन मानिए अभी भी अफवाह फैलाएंगे, आपके घर जलेंगे, आपके बच्चे जेल में जाएंगे और ये टिकट पाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही भ्रम फैलाया जा रहा है, सच्चाई से कोई सरोकार नहीं। और जो आज वक्फ के मौजूदा कानून को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि अगर मौजूदा वक्फ कानून इतना ही अच्छा है तो फिर वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक वक्फ की 58,898 संपत्तियों पर अतिक्रमण क्यों है? मार्च 2025 में खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति अवैध रूप से बेच दी गई। सहारनपुर के चिल्काना में वक्फ की 183 बीघा जमीन से 15 साल में हुए करोड़ों की आय का गबन हो गया। उज्जैन में 26 साल तक वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कांग्रेस नेता किराए के 4.5 करोड़ रुपए खा गया, किसी को कानो कान पता नहीं चला। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से बेच दी गई, किसी को पता नहीं चला। यह हाल है उस वक्फ कानून का जिसे बचाने के लिए मुसलमान काली पट्टी बांधकर आज जुमे की नमाज पढ़ने गया। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को नफरती घूंट पिलाकर वक्फ के करोड़ों रुपए लूटने वाले कौन है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो चुके हैं गूंज में। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ वारिस पठान साहब है AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंसार रजा साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े। इनफैक्ट अरसे बाद मेरे साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे रोहित अग्रवाल RLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सैयद रिजवान अहमद वरिष्ठ अधिवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जो है वारिस भाई आप ही से कर रही हूँ। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी पहनवा कर और नमाज पढ़वाएगा, हाँ, और झूठी बातें रमजान में वीर अलविदा जुमा के दिन झूठी बातें लिखेगा
कि अगर ये बिल पारित हो गया तो मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, चैरिटी संस्थाएं सब हाथ से निकल जाएगी? ठीक है रूबिका जी, इंडिया इज अगेंस्ट वक्फ बिल, वी रिजेक्ट वक्फ बिल, से नो टू वक्फ बिल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ से कहा था, जिसके मद्देनज़र रखते हुए आज तमाम देश के काफ़ी जगहों पे मुसलमानों ने हाथ में काली पट्टी, ये ऐसी पट्टी बांधी थी, हमने भी हाथ में, हमने नमाज़ पढ़ी और हमने हमारा ऑब्जेक्शन दायर किया, क्योंकि हमारा सबका यही मानना है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है सरकार द्वारा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 26, 25 का है। और ये जो अमेंडमेंट है 44 के अमेंडमेंट हमको नहीं गंवारा है। करोड़ों मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर अपना ऑब्जेक्शन किया था दायर, उसके बावजूद सरकार को बिल लाने की क्या जरूरत है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑब्जेक्शन के बाद जेपीसी की कमेटी का गठन हुआ था, जिस कमेटी में हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, वहां पे उनके पैराग्राफ्स को ट्रंकेट कर दिया, हटा दिया। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है बिल लाने की? जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तो मोदी की नियत में खोट है। सुनिए 10 सेकंड में आपकी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। मोदी की नियत में खोट है, उनकी नियत है हमारे वक्फ की जमीन हड़प करने की। हमारे वक्फ की जमीन हमारे यतीमों का, मजलूमों का अधिकार है, जिसपे जो जमीन हमारी चैरिटी के अंदर दी गई है हमारे बुजुर्गों ने, वो जमीन को खाने की नियत की वजह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। हम साफ बोलते कि वक्फ इंडियन मुसलमान को नहीं चाहिए, ये जो बिल आए नहीं पसंद है, आप इसको वापस ले लो। अरे तो संभाल के रखते ना, आपको किसने मना किया था? कोई एग्रीमेंट जाएगा कोर्ट में, वक्फ की संपत्तियों का ख्याल रखने वाले जितने बड़े बड़े आपने ये ओहदेदार लोगों को बिठाया हुआ है, सबके सब घप कर गए हैं। क्या जरूरत पड़ गई? अमेंडमेंट की जरूरत ही ना पड़ती। शहजाद पूनावाला, मोदी की नीयत खराब है, इसीलिए मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं, इसीलिए वक्फ लाया जा रहा है। नहीं, मोदी की नीयत खराब है, इसलिए हज कोटे को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया, बिना महरम के किया, 3 तलाक को हटाया, 70% ड्रॉप आउट रेट बच्चियों का मुसलमान कि अब वो 30% हो चुका है, इसलिए एएमयू का बजट डबल किया, इसलिए माइनॉरिटी अफेयर्स बजट 5000 करोड़ किया, इसलिए स्कॉलरशिप बढ़ा के दी। क्या इसलिए मोदी की नीयत खराब है इसलिए किया? छोड़ देते हैं। ये मुझे याद आ रहा है वारिस भाई, आपको हैशटैग ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1 साल पहले रूबिका आपके शो पे, वारिस भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 1 साल पहले टेप पुरानी निकालना रूबिका, वारिस भाई ने बोला था से नो टू सीए बिल, इंडिया अगेंस्ट सीए। अब केवल सीए बदल के वक्फ आ गया है। वक्फ बहाना है, दंगा भड़काना है, मुसलमानों को बहलाना है, इसीलिए ये वोट बैंक का पूरा दुकान चलाना है। उनसे पूछिए, सीए से तो किसी की नागरिकता नहीं गई, अब वक्फ से कह रहे कि जमीनें छिन जाएगी, मुस्लिम विरोधी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर वारिस पठान, सच्चर कमेटी रिपोर्ट मुस्लिम विरोधी था? 9th जेपीसी रिपोर्ट और रहमान खान मुस्लिम विरोधी था? 1976 इंदिरा गांधी के ज़माने में जो रिपोर्ट आई जिसने ये सारी रिकमेंडेशंस की है वो मुस्लिम विरोधी है? जो अलग अलग कंसल्टेशन हुए जिसमें दरगाह के दरगाह के सज्जादानशीन, आगा खानी समाज, बोरी समाज, प्लीज सर 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 प्लीज नॉट इन द मिडल। रूबिका प्लीज डोंट अलाउ, रूबिका अरे लेक्चर नहीं देना है शहजाद भाई, लेक्चर नहीं देना है, पॉइंट रखना है, डिबेट है, ये कोई स्टेज नहीं है बीजेपी का स्पीच देने आ गए आप। रूबिका 50 मिनट की स्पीच नहीं रूबिका ऐसे नहीं होती डिबेट। अरे रुकिए, आप 50 मिनट की स्पीच देंगे ना, स्पीच नहीं सुनना अरे है। आपकी भी स्पीच ही सुनी है वारिस भाई, मैंने आपकी भी स्पीच ही सुनी है। एक बार रूबिका पूरी मैं भी सुनिए। रोजे से हूँ। हाँ, हम सब रोजे से हैं। रूबिका मैं भी रोजे से हूँ। ऑब्जेक्शन, मैं भी भाषणबाजी नहीं चलेगा। एटलीस्ट कम से कम रमजान के समय पर, प्रूफ दो। रूबिका रमजान पाक के समय पर हम लोग एक दूसरे के प्रति जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यवहार दिखाते थे लोगों के प्रति, वो कम से कम दिखाने का कुछ तो हम लोग प्रयास करें, वरना किस नाम के मुसलमान? वारिस भाई ने जो भी बोला मैंने एक शब्द दिखाने की जरूरत है ना, मैं किसी और के बीच में रमजान में नहीं, अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते नहीं मानते वो बता पैगाम देना जो हमारे हुजूर ने बताया वो करना चाहिए। रूबिका दिस इज अरे नॉट बीच में राइट। मत बोलिए ना वारिस रूबिका भाई, आपके रुकिए ना। ऑडियंस जो है, आप बीच में मत बोलिए, आपकी बात को सुना रूबिका एक उन्होंने। इसमें गलती हमारी भी है। आपने बड़ी रूबिका एक गलती हमारी वारिस भी भाई है। आपने बड़ी बड़ी चीजें कही है ना, आपने नियत पर सवाल उठा दिए, तब भी सुन रहे थे ना शहजाद पूनावाला। अब आप सुन लीजिए एक दफा उनको, और उसके बाद मैं रिबटल का मौका दे दूंगी। रूबिका बगैर वक्त जाया कीजिए, रूबिका, कहे करे शहजाद पूनावाला, बात फिनिश कीजिए आप अपनी। रूबिका अगर मुझे फिर से डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर आप ही चलाइए डिबेट और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि लोग इस प्रकार की डिबेट देखना चाहते हैं। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अभी वारिस भाई ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। धमकी। वारिस साहब, सेक्शन 3, सेक्शन 40, सेक्शन 85
जिसमें कि नो रिकोर्स टू हाई कोर्ट, जिसमें कि जो लैंड मुझे पसंद आए मैं उसको ग्रैब कर लूं, फिर ट्राइब्यूनल में जाऊं। सूरत म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हो, गुजरात की हाई कोर्ट हो, ताजमहल हो, ईडन गार्डन हो, या पार्लियामेंट की जमीन हो, या महाकुंभ या 1500 साल पुरानी जमीन हो, वो मेरे पास अधिकृत पावर होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर, जो किसी और समुदाय के पास ना हो। ये संविधानिक है असंवैधानिक? और शाहीन बाग बना देंगे ये कहना, सिविल वॉर हो जाएगा ये कहना, आपके अख्तरुल ईमान ने कहा सिविल वॉर हो जाएगा इस देश में। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सिविल वॉर की धमकी देना ये संविधानिक या गैर संविधानिक? या नफरत की दुकान? 20 सेकंड में आप अपनी बात रखिए वारिस भाई, और उसके बाद मेरे बाकी मेहमान भी हैं। रूबिका जी, प्रोटेस्ट करा जाएगा। हम हमारी एक भी इंच वक्फ की जो जमीन है वो सरकार को हजम करने, हड़प करने नहीं देंगे। संविधान के दायरे में रहकर पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा। आज भी हमने प्रोटेस्ट किया है, यहाँ भी आज हम जुम्मा का दिन प्रोटेस्ट करेंगे। यह संवैधानिक बिल के खिलाफ जारी रहेगा, देश भर में जारी रहेगा। वो जो काली पट्टी है ना, वो अपने बाजू पर बांधिए, अपने गले पे बांधिए, अपने मुंह पर बांधिए, अपने सर पर बांधिए। यहाँ पर हक है आपको कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट से किसी ने किसी को नहीं रोका है वारिस भाई, लेकिन यही झूठ आप 2019 में भी परोस रहे थे। 2020 में दंगे देखे हैं हमने, उसी सीए क्या हुआ वारिस भाई? मुझे एक आदमी बता दीजिए, सीए से मुसलमानों का दुआम दर्जा हो जाएगा, सीए से ये हो जाएगा, सीए से वो हो जाएगा, कपड़े छीन लिए जाएंगे, औरतें छीन ली जाएगी, बच्चे भगा दिए जाएंगे। क्या हुआ मुझे बताए वारिस भाई? अब एक नाम बता दीजिए मुसलमान का जो सीए आने के बाद गायब हुआ। असम एनआरसी है, असम एनआरसी है, डू नॉट ट्राई टू मिक्स इट। मुझे सीए बताओ वारिस भाई, मुझे सीए का बताइए। आप लोग सब खड़े हो गए थे, शाहीन बाग बना दिया था पूरे हिंदुस्तान को आप लोगों ने, और उसका क्या हुआ था रिजवान भाई? अरे क्या बना दिया था हमने? कुछ नहीं, संविधान के दायरे में रह क्या सर देखिए, आज आप एक्सपोज होंगे। रिजवान अहमद पहले, तीन और मेहमान उसके बाद वारिस पठान, अब रुक जाइए। सबकी आवाज बंद। सैयद रिजवान। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी इससे पहले अपनी मुद्दे पर आऊं, अभी शायद शहजाद भाई ने बहुत लंबी लिस्ट गिनाई कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, और साथ में क्या है वो सौगादे मोदी भी दिया। तो मैं तो साफ बोलूंगा, भैया आधा अधूरा तुष्टिकरण काहे कर रहे हो तुम मोदी जी? फिर पूरा करो ना, फिर यूसीसी भी ना लाओ, फिर वक्फ भी ना लाओ, फिर तलाक बिद्दत भी वापस कर दो। अगर तुष्टिकरण की बीमारी मोदी जी आपको भी लग गई है तो फिर पूरा करो, और अगर नहीं लगी है तो जो 2014 में वादा करके आए थे वैसे देश चलाओ। ये दे दिया, वो दे दिया, वो दे, अरे काहे दे दिया भाई, क्यों दे दिया? पहली बात रूबिका। दूसरी बात, आपने शुरू में अपने बोला प्रस्तावना में कि ये जुमे की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। इसके पीछे जो वजहात हैं वो ये हैं कि ये माना गया कि किसी एक की भी कबूल होगी तो सबकी कबूल हो जाएगी। पर यहां पर जुमे की नमाज जो एक साथ पढ़ी जाती है उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है शक्ति प्रदर्शन, उसकी वजह है मस्जिद को राजनीति का अड्डा बोल रहा हूं, अड्डा बनाना। उसकी वजह है मौके पे वहां पर नारेबाजी करना और मौके पे वहां से पत्थर चलाना। इसलिए आज ये नौबत आ गई है रूबिका हम मुसलमानों की कि जुमा तो छोड़ो, ईद और बकरीद के लिए भी कोई हमें नमाज, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। पूरी कौम को क्यों डिमोनाइज कर लेते हैं सैयद रिजवान? मुझे ये बताइए, सारी मस्जिदें अड्डा हो गई क्या? सारे दुआ नमाज पढ़ने वाले वो हो गए क्या? आप कह रहे हैं तुष्टिकरण? अरे नहीं, कहां से सारी हो गई सर? नहीं, वो आपके मान लेने से थोड़ी हो जाएगी। नहीं, सारी हो गई। अरे आपके मान लेने से सैयद रिजवान थोड़ी हो जाएगी। आप वहां बैठकर कुछ भी कर लीजिए। नहीं, आपके मानने से नहीं होता है ना। पूरी कौम को डिमोनाइज करके, पूरी कौम को विलन बना के आपको लगता है कि आप नहीं, आपको लगता है कि आप हीरो बन जाएंगे। आई एम सॉरी सैयद रिजवान, आप नहीं हो पाएगा। मुझे ये ना बताओ रूबिका, मुझे ये ना बताओ ना, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। नहीं, हेलो मेरे साथ सैयद रिजवान, ये मेरे साथ मुझे यहाँ बैठकर धमकाना मत आप। हाँ तो सुनिए ना, मुझे धमकाना मत सैयद रिजवान, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं किसी को भी ये राइट नहीं देती हूँ कि वो किसी भी कौम को डिमोनाइज कर दे। आप नहीं, आपको एलर्जी क्यों है?
नहीं, मोदी अगर सौगात दे रहे हैं तो आपको एलर्जी है, वहां मस्जिदों में नमाज पढ़े आपको एलर्जी है। आप चाहते क्या है? नहीं, आप चाहते क्या है? अरे किस बात को लेकर एक्सपोज हो गई मैं? अरे किस बात को लेकर एक्सपोज हो गई? आपके चीखने से कुछ नहीं होता है। डीमोनाइज मत कीजिए आप। डू नॉट डीमोनाइज, डू नॉट डीमोनाइज द कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं। मुट्ठी भर बेवकूफों की वजह से आप पूरी कौम को जाहिल नहीं करार दे सकते हैं। आज आप एक्सपोज हो गए। अरे वो करने से क्या हो जाएगा? आप ही की तरह मैं भी हंस लूंगी। आपका नहीं चल पाया तो मैं भी कर लूंगी। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। डोंट डीमोनाइज इट। आई विल नॉट अलाउ यू टू डीमोनाइज माय कम्युनिटी। आप किसी लोग को बोला, आप कुछ लोगों को बोल दीजिए। नहीं, क्यों करूंगी मैं? सारी मस्जिदों को आप अड्डा बना देंगे और मैं बैठ के यहाँ सुनूंगी? बिल्कुल नहीं। ना किसी हिंदू की अपमान को मैं सुनूंगी, ना किसी मुसलमान के अपमान को सुनूंगी। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। फैक्ट है तो बताइए, फैक्ट है तो बताइए। पेंट मत कीजिए। डर क्यों रही हैं आप? मैं डर नहीं रही हूँ, फैक्ट बताइए। एक्सपोज हो गई। ये सब आपके पुराने चोचले मेरे साथ मत चलाइए। आज ये आपका पुराने नाटक चोचले मेरे एक्सपोज हो साथ गया। मत चलाइए। आपका नाटक एक्सपोज हो गया। सुनिए, चलो मेरे साथ चलो, ये चलो, सब हो मत गया, कीजिए। चलो। आप चलिए, आप चलिए, हटिए यहाँ से। पूरी की पूरी कौम को डिमोनाइज करेंगे और देश में गड़बड़ी फैलाने के मतलब आप कहिए कि कुछ बेवकूफ हैं, कुछ जाहिल हैं। आप कहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे देश में चाहते हैं कि मुसलमान कौम बरगला दी जाए, लेकिन यहाँ बैठ के सारी मस्जिदें अड्डा बन गई हैं और मैं सुन लूंगी। क्यों सुनूंगी मैं सर? हम जैसे मुसलमान बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझदार मुसलमान बैठे हुए हैं। अजीज खान साहब, सीधे तौर पर मैं वक्फ बोर्ड पर आ रही हूं और मुझे ये बताइए, कब तक बरगलाते रहेंगे कौम को आप? कब तक? देखिए रूबिका जी, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं पूरे देश को, मस्जिदों को अड्डा बता रहे हैं। अरे और सर दूसरी सुनिए ना, तरफ निकाल आप दिया। अरे सुनिए ना, जो सुनिए ना, मस्जिदों सुनिए। का अड्डा बता रहे थे मैंने उनको हटा मेरी दिया। बात सुनो। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो चाह रहे हैं कि सच में मस्जिदें अड्डा बन जाए, उस पर बात कीजिए। झूठ क्यों परोस रहे हैं आप? एक बात रूबिका जी जान लीजिए, बीजेपी कितनी भी चाल चल ले, कितना भी वो दो मुहा काम करे, वो बीजेपी एक्चुअल में बीजेपी एक्सपोज हो गई है, क्योंकि उसका कहने का मकसद कुछ और, खाने के दाग का और, दिखाने के दाग का और। वो जिस तरह हमदर्दी में वक्फ बिल को संशोधित करना चाहती है, वो चाहती बेहतर हो जाए, कह रही है, उसका मकसद बेहतर नहीं हो करना है उसे, उसका मकसद है उसे हथियाना। कैसे हथियाना चाहती है। हवा में बातें मत कीजिए, नियम फैक्ट है। दीजिए मुझे। फैक्ट ये है, वो कह रही डीएम को बैठा देंगे। डीएम किसके अंडर में होता है? जो सरकारें मौके पे होती है, डीएम उसके अंडर में होता है। और अगर डीएम जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। मैं जानना चाहता हूं, डीएम पॉलिटिकलाइज होता है, वो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। आखिर तमाम तरीके की जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल आज फैसला कर रहा है, ट्रिब्यूनल किसके अंडर में आता है? ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है। उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। शहजाद पूनावाला आप- जवाब दीजिए। सर ट्रिब्यूनल मैं से जानना ऊपर तो चाहता जा हूं, नहीं डीएम को क्यों पाते। बैठाना चाह रहे हैं? रिजवान यहाँ पर अब नहीं आएंगे। अजीज खान साहब की बात का जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला, 30 सेकंड्स में, फिर मैं आ गया। देखिए रूबिका जी, आपने एक बार एक ऐतिहासिक डिबेट की थी जिसमें आपने एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को पूछा था, स्वरा प्लीज टेल मी वेयर इज एनआरसी ड्राफ्ट। आज भी वो घूम फिर के मेरे पास आता है। मैं आपका मोमेंट चुरा रहा हूँ। माय डियर अजीज, प्लीज शो मी ड्राफ्ट ऑफ द न्यू वक्फ लॉ। 24 में जो ड्राफ्ट आया वो जेपीसी में गया, जेपीसी में सबने चर्चा की, उसके प्रकाश में अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं है। पर हमारे अजीत साहब ने देख लिया है कि उसमें मस्जिद छीनने का प्रावधान है। तो रूबिका, स्टीलिंग फ्रॉम यू, बोरोइंग फ्रॉम यू, प्लीज शो मी द ड्राफ्ट मिस्टर स्वरा अजीज। जी जी जी, मैं शहजाद जी आपको बताना चाहूंगा, आप ड्राफ्ट निकाल लो और चाहे ना निकालो, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं बता रहा हूँ ड्राफ्ट का। अरे सुनो ना मेरी बात, अरे अरे ड्राफ्ट सुनो। निकालो। कहाँ है? शायद आपको पता नहीं। सुनिए, अरे भाई हंसने से काम नहीं बनेगा, हल्ला मत इधर है करिए। ड्राफ्ट। क्या ड्राफ्ट में ये बात है कि नहीं है जो मैं कह रहा हूं? अब ये दूरबीन से क्या देख रहे हो? मोदी जी को देखो, दूरबीन से ढूंढो कहाँ है, इंडिया में है कि सऊदी में टोपी पहन? आप ढूंढिए ना ढूंढ उनको, रहा कि हूं, दुबई के सेठ के आपका पास प्रावधान ढूंढ रहा हूं। वहां दूरबीन से उनको ढूंढो ना। या तो टोपी नहीं लगाते, बाहरी आदमी तो गले मिल जाते हैं, गले पड़ जाते हैं लोगों के। सुनिए मेरी बात, हल्ला नहीं, सुनो, मुद्दे पे आओ।
मैं कह रहा हूं क्या ये प्राविधान आया है, उसमें ये प्रावधान। लाया गया है क्या? क्या इस तरीके का ड्राफ्ट है कि नहीं है कि कहाँ? डीएम उसके अधिकार क्षेत्र में होगा? मैं जानना चाह रहा हूं। कहाँ नहीं है? कहाँ है? आपको पता नहीं है? पता करो, पता कहाँ है? सुनो, अरे कहाँ है ना है? ड्राफ्ट में। मैं कहाँ पता आपको करूं? अरे तो आप पता करो इधर ना। कौन सा मैं ड्राफ्ट है बता भाई? दूं। ये रूबिका, इनके पास ड्राफ्ट कहाँ से आया? यार एक बात बता दूं। रूबिका, वेयर इज द क्यों आप- ड्राफ्ट? क्यों देश को बरगला रहे हो? क्यों देश को बरगला रहे हो? हमदर्द किधर बनने है की क्यों ड्राफ्ट? कोशिश कर रहे हो? तेजा, ये नियत में ड्राफ्ट खोट किधर है? तेजा, अरे सुनिए ना। तेजा, ये ड्राफ्ट लेकिन किधर अब है? चल ना पाएगा। ए, तुमने देखा चल ड्राफ्ट? नहीं पाएगा। ए, अजीज भाई, सुनिए, तुमने ड्राफ्ट अजीज देखा है भाई, क्या? ड्राफ्ट देखा है तुमने? अजीज भाई, ड्राफ्ट ओ, आया इधर आओ, नहीं है ड्राफ्ट अभी। देखा है तुमने? कहाँ है अरे ड्राफ्ट? भाई नहीं क्या मैं ड्राफ्ट नहीं पूछ है? रहा हूँ सबसे, ड्राफ्ट ये जो किधर है? JPC में गया ये वो किधर क्या है है? ड्राफ्ट? JPC ये मैं में क्या गया हुआ है? देख लेता हूँ मैं ड्राफ्ट जानना किधर चाह है रहा भाई? हूं। JPC इधर में है क्या ड्राफ्ट? गया है? देखिए, वो देखिए। JPC में आखिर बहस क्यों हो रहा है? किस ड्राफ्ट मुद्दे पे किधर हो रहा है? है? क्या? अरे हाँ, सर, मैं जानना अभी- रहा हूं JPC में बहस क्यों है? अभी ड्राफ्ट तय होगा सर, ड्राफ्ट आएगा। वो फाइनल नहीं है इनका। अरे अपना फाइनल, एजेंडा अरे आ क्या चुका बात है। कर रहे हैं आप? अपना एजेंडा, अरे भाई सुन तो लीजिए, अपना एजेंडा आ चुका है शहजाद, इनका। प्लीज बैठ कि जाइए। उसी को चाहते हैं फाइनलाइज करना, उसी को फाइनलाइज मैं ड्राफ्ट ढूंढ रहा हूँ रूबिका, मुझे रोको मत। ढूंढो नहीं पाओगे। मैं ड्राफ्ट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ यही तो है? मुसीबत है, ढूंढ नहीं पा रहे हो। दिल में कुछ और, जेहन में कुछ इधर है, और, आपके पास कहाँ करते से आ कुछ गया? और हो, कहते कुछ और हो। हमको सच्चाई पढ़कर है। सुनाओ ड्राफ्ट। अरे सुनो ना, नहीं जरा मुझे बता दीजिए पढ़कर बहस किस सुनाओ पर चल प्रावधान। रही है? अरे भाई सुन तो लो, बहस किस पर चल रही है जरा बताइए। कौन सी बहस JPC आपके JPC में संविधान क्या गया को है? गला JPC घोटने में पर क्या चल रही गया है। कौन सा अमेंडमेंट बिल गया है? किस बिल को अमेंड करना चाह रहे हो? क्या करना चाहते हैं आप बताइए ना मुझे। करना क्या चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप बताइए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं वक्त में क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या संशोधन करना चाहते हैं आप बता दीजिए मुझे। बता दीजिए क्या संशोधन करना चाहते हैं। मैं सर बताता पकड़ के बैठ गए। मैं बताता हूँ रूबिका, मैं क्या संशोधन संशोधन बताता सर हूँ। मैं दोबारा लेकर आती रूबिका, हूँ मैं बता आपको देता हूँ। डिबेट पर। एक नहीं सेकंड बता दे रूबिका रूबिका, जी, इनको बता हाँ। दे दीजिए एक ये क्या सेकंड, संशोधन करना मैं शहजाद बता रुकिए, देता हूँ। शहजाद रुकिए, मैं बता रुकिए। देता क्या हूँ। बताइए क्या संशोधन शहजाद, करना चाहते हैं? मैं सुनिए आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि मौलाना साहब बोल नहीं पाए अभी तक, मौलाना जी को भी बोलना है। नहीं आप बोल तो दीजिए, उनका मौलाना साहब बोल देंगे, आप बोल आप दीजिए जैसे ना। चाहेंगे वैसे। नहीं, क्या एक संशोधन सेकंड, करना है? आप शहजाद, बता शहजाद दीजिए। रुकिए, आप रुकिए, पहले मेरे आप दूसरे बता मेहमान दीजिए। भी मौजूद आप जैसे सुनिए, तय करो। आपकी तरह नहीं, आपकी वजह से नहीं बिल्कुल, होगा। दो मेहमान रिजवान बाकी इज है। बैक, थैंक यू रिजवान। दो coming उनके मेहमान पास मुद्दा ही नहीं है, अरे बताने की रुकिए तो रुकिए जानकारी रुकिए, नहीं है। अरे रुकिए ना सर, सीए पूरा का पूरा आईना है, मजाक मत कीजिए आप यहाँ बैठकर। अरे क्या झूठ CA बातें CA करते को रहते एग्जाम दे हैं। रही है? नियत नियत अरे नियत, रूबिका जी, क्या CA से नियत है? इसका क्या ताल्लुक है? कितने वक्त कितने में लोगों गलत की होता आप है। नागरिकता छीन लिए, CA बता दीजिए गलत मुझे। चीज़ झूठ है। झूठ CA झूठ से जोड़ने का क्या बकवास मतलब करने है? की कोई हद होती है सर। अंसार रजा यहाँ पर बैठे हुए कमाल हैं। है? वक्फ CA में दूसरी बदलाव चीज़ की से जरूरत जोड़ने का थी क्या मतलब कि है? नहीं थी अंसार रजा साहब, मुझे ये बताइए ईमानदारी से। सबसे पहले तो मेरे नाम के नीचे जो इस्लामी स्कॉलर लिख कर के आ रहा है, खुदा के वास्ते उसको अलग करवा दीजिए। मेरा गरीब नवाज़ फाउंडेशन काफ़ी है, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ और ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उसको अगर मुमकिन है तो उसको ज़रा अलग करवा दीजिए। चलिए भाई, गरीब दूसरी नवाज चीज़- फाउंडेशन लिखिए उनके नाम के नीचे। जी हाँ, इसमें कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। दूसरा, बहस हो रही है वक्फ पर। अभी ना तो उसमें कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है और ना अभी ये पता चला कि इससे पहले उसमें क्या कमियां थीं और क्या खूबियां शामिल की जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि जब तक आ ना जाए हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। हाँ, शक है सरकार की नीयत पर, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे कि जो वक्फ में आप लोगों को शामिल करें, वो लोग हों जो वक्फ की संपत्ति को समझते हैं, वक्फ का इस्तेमाल कैसे करना है वो समझते हैं, और इसमें इस्लामी जानकारों को ही रखा जाए, किसी बाहर के आदमी को इसमें कोई मेंबर ना बनाया मौलाना जाए, साहब, इतनी मेरी इससे दरख्वास्त है। पहले वक्फ के दूसरी बोर्ड्स चीज में सुन लीजिए, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, सवाल का जवाब देते जाइएगा। अंसार रजा साहब इससे पहले मुसलमान नहीं थे? अगर थे तो वक्फ की 58,898 संपत्तियों पर अतिक्रमण कैसे है? मुसलमान ही सारे के सारे वक्फ चला रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की वक्फ बिल्कुल। संपत्ति कैसे बिक गई? अगर वक्फ के सारे कामकाज को आपको- मुसलमान ही देख रहे थे, तो सहारनपुर में 183 बीघा जमीन की आय का 15 साल का गबन कैसे हो गया?
उज्जैन में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर 4.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। सर, वो खत लेकर मैं बैठी हुई हूँ, कैसे हो गया? कर्नाटक में 2 लाख करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से कैसे बेच दी गई, मुझे ये बताइए। सारे मुसलमान थे यहां, तो कोई एक नॉन मुस्लिम नहीं था। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे लोगों को लाया जाए जिनके दिलों में कौम की हमदर्दी हो। वक्फ क्यों किया जाता है, किन गरीबों की मदद के लिए किया जाता है, ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए, उनको इसमें शामिल किया जाए। और जो वक्फ बोर्ड बनते हैं उसमें 90% जो सीईओ होते हैं वो गवर्नमेंट तय करती है। आप सारा ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ देंगे, मुसलमानों ने बेच दिया। क्या जो सीईओ होता था उसको नहीं पता होता था कि कितने करोड़ की ज़मीन का गबन हो रहा है? दिल्ली में कितनी ज़मीनों पर मुसलमानों की कब्जा किया हुआ है? अभी वो छुड़ाएगी सरकार? अगर छुड़ाएगी तो फिर देगी किसको? इसमें गरीबों की मदद कैसे हो पाएगी? और जो लोग काबिज हैं, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत सरकार हो, स्टेट सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो भी हो, सबसे वक्फ की ज़मीनों को वापस लिया जाए। और जिस लिए वक्फ की गई है इसमें कोई राजनीति न करे और किसी भी राजनीतिक आदमी को इस नई कमेटी में न रखा जाए। सुनिए ना, प्रॉब्लम यह है कि कोई राजनीतिक आदमी, नियत पे जो शक हो रहा है ना, ये नियत पर शक है। तो ये नियत अगर अच्छी थी तो वक्फ में बदलाव की जरूरत ही ना पड़ती ना। रिजवान एक बार फिर से हमारे साथ आ चुके हैं। सैयद रिजवान, आपकी मेरी तू मैं होती रहती है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। रजा साहब 20 सेकंड में 20 सेकंड मैं आपकी बात का, हाँ बिल्कुल। देखिए, आज जब से मोदी जी की सरकार आई है, तमाम टीवी चैनलों पर 90% मुस्लिम मुद्दों पर बहस हुई है, इसलिए कि हम जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं। दूसरे लोगों की चर्चा नहीं होती है, उनको डिमोलाइज किया जा रहा है, उनको साइड लगाया जा रहा है, उनको किनारे किया जा रहा है। हमें खुशी है कि हर चैनल पर मस्जिद, वक्फ, तलाक, हलाला, इस पर बहसें हो रही हैं। आप भ्रम पर जी रहे हैं। बावजूद मोदी जी सौगात लेके खड़े हो जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड। मेरी बात सुनेंगे आप? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप मुझे दे नहीं पाए। मैं आपसे नियत को लेकर सवाल कर रही थी और आप इधर उधर करने लगे। नियत अगर मुसलमानों की ही अच्छी नियत है, खराब है मोदी सरकार की, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मोदी सरकार नियत की नियत खराब है मोदी सरकार की। तो फिर वक्फ में ये जो नियत के पूरे पर्चे लेकर बैठी हुई हूं मैं, ये वक्फ चलाने वाले सारे मुसलमान, इनकी नियत का क्या बोलेंगे? देखिए, क्यों बदलाव करना पड़ा? जो पर्चे लेकर के बैठी हैं, क्या गवर्नमेंट का भेदी बैठा हुआ है? ये फर्जी है रजा साहब, ये फर्जी है। के पर्चे हैं ये? हाँ, ये फर्जी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, सरकार के पर्चे हैं ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का लेटर लेकर बैठी हुई हूँ। ये फर्जी है, आपका वक्फ बोर्ड फर्जी है, तो फिर खत्म करो। ऐसे लोगों पे शिकंजा कसवाई है ना। हाँ, तो ऐसे लोगों पर कैसे? वही तो चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना सैयद रिजवान अहमद। अरे तो आप मशवरा कीजिए ना, बात खत्म कर लूं। अरे यार चुप रहो रजा, कब तक बोलोगे यार? चुप रहो, आवाज कम कीजिए ना। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? भाई चुप जी। सुनिए रूबिका जी, एक बात खत्म हो गई थी। अरे चुप रहो यार, जब रिजवान नाम ले दिया तो चुप हो जाओ। रूबिका, जो ये फतवा जारी हुआ कि हाथ पर काली पट्टी बांधी जाएंगे मुसलमान, ये किसी मौलाना ने किसी मस्जिद के लिए जारी किया या सारी कौम और सारी मस्जिदों के लिए जारी किया? तो जवाब है सारी मस्जिद और सारी कौम के लिए जारी किया। वारिस पठान स्क्रीन पर। इसका मतलब सारी कौम और सारी मस्जिद को अड्डा बनाना है। यह है लॉजिक मेरे आर्ग्यूमेंट की। या तो आप ये कह दीजिए कि इस मौलाना ने सिर्फ अपनी मस्जिद के लिए जारी किया और रिजवान आप पूरी कौम को क्यों लपेट रहे हैं? पहला मेरा काउंटर आर्गुमेंट। दूसरा, अभी अंसार रजा साहब ने बोला रूबिका कि वक्फ में मुसलमान मौलाना और आलिम जुड़े होने चाहिए जो कौम के रहनुमा हैं और कोई बाहर वाला इसका हिस्सा ना बने। यही बोला जितना मैंने सुना है। ये रूबिका, कौन से मौलाना इसमें जुड़ने चाहिए जो कहते हैं शाहबानों को 300 रुपए महीना भी नहीं मिलना चाहिए? ये अंसार रजा उन्हीं मौलानाओं की बात कर रहे हैं जो कहते हैं सायरा बानों को तलाक बिद्दत दे दी, वो इस्लामी नजरिए से जायज है। अरे वही मौलाना यार तुम वक्फ में जोड़ना चाहते हो? वाह 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 वाह। अंसार रजा, मेरे भाई
जब सुप्रीम कोर्ट का मैंने किसी ना इंटरप्रिटेशन तो ऑफ आलिम का कुरान नाम लिया ना शरीफ मौलाना का नाम पढ़ोगे, लिया। आप उनको बताइए। अरे जिसका और मुझे भी अगर लिया पता यार, होता तुम सुन कि तो लो, डॉक्टर तुम में रिजवान साहब सब्र डिबेट नहीं में है आ रहे क्या? हैं, तो मैं नहीं आता। अरे तुम में सब्र नहीं है क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? अरे सब्र रखो, तुम इतना बकबक कर रहे थे, मैं चुप था रूबिका यार। जी क्या हो रहा है ये? हैं? सुन रूबिका लो, जी। सुन लो, कोई बोल रहा है ना, बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहां से। जब भी रूबिका सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, वो मुसलमान मौलानाओं से बेहतर किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज सब हिंदू थे। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। आई बात समझ में? फिर जाहिल तब इसका मौलाना। संविधान निकलेगा। अरे भाई, आप ये कह पाएंगे कि जाहिल नहीं, किसी ये और के क्या- धर्म के रूबिका बारे जी में क्या बोल है ये पाएंगे सब? आप? रजा साहब रुकिए, ये एक सब सेकंड में क्या बात है कर रही बताइए? हूं। अरे रुकिए ना, बात कर तो रही हूं मैं। आप बताइए कि जाहिल मौलाना क्या होता हाँ है? तो क्या होता है वही ये तो जाहिल पूछ रही मौलाना हूँ क्या मैं। होता अब है? हिब्रू में थोड़ी पूछ रही हूँ। आप रिजवान पूरे अहमद, मौलानाओं को जाहिल कहलवा देंगे अपने चैनल पे बैठ करके? पूछिए 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 रूबिका। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं हेलो। आपको। जाहिल मौलाना कौन होता है, ये सवाल पूछा ना। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है शाबानों को 300 रुपए महीना ना दो। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तिल्लाके बिद्दत जायज है। और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। अरे बात यार, आप खत्म। यहाँ बैठकर आप किसी को थोड़ी वापस वही काम करें, कैरेक्टर असैसिनेशन। अरे तो आप मौलाना मुझसे अंसार मतलब रजा, आप पूछा जवाब ही है, मैंने दीजिए। समझा दिया आपको। नहीं, अंसार शामिल रजा नहीं हो साहब, सकता। अंसार रजा साहब, सीधे तौर Sorry, पर रूबिका। ये आप सवाल मुझसे मतलब पूछ रही हैं, मैंने मैं समझा से दिया गवारों से जाहिल डिबेट मौलाना। नहीं करता, मुझे नहीं, पता नहीं, होता कि ये- जैसे ये कोई- बदतमीज ये कोई आपके तरीका चैनल नहीं पे आ होता रहे है हैं और ना। आपके चैनल वालों ये ने कोई तरीका ये बहुत नहीं गलत होता है किया ना। मेरे साथ। रिजवान मैं अहमद इसीलिए आपके साहब। शो में नहीं आता हूँ। ना बिल्कुल ये तरीका जायज नहीं है ना। वो आए हैं, वो भी अपना वक्त अरे जो है क्यों निकाल नहीं है कर आए जायज? हैं। क्यों नहीं है जायज? आप क्यों ये कहें, किसी को कुछ भी आपने कह जो देंगे, फिर सवाल आपको भी पूछा तो कह उसका सकते मैंने हैं, 10 जवाब तरीके दिया के नाम ले सकते कि हैं। जाहिल वो मौलाना वारिस कौन पठान होता वहां है, पर मैंने बैठे हुए जवाब हैं, दिया वो उसका। 10 तरीके की चीजें आपको सुना सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि नहीं रूबिका जी मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। सुना दे वारिस पठान, मौलानाओं की आवश्यकता बेइज्जती हो नहीं रही है। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर समझदारी से डिबेट हो। वारिस पठान, आवाज कम सबकी। वारिस पठान, ये डिबेट समझदारी से ही हो रहा है। ना रुक जाइए रिजवान अहमद साहब। ये रूबिका जी, आपने सवाल किया तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बाकी काफ़ी लोगों के जवाब देना मैं समझता हूँ कि मेरे डिग्निटी के वो नीचे चला जाएगा। मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। आपको पसंद है मेरी बात तो आप सुन सकते हो। बाकी मैं हर लोग की बात का जवाब नहीं देता, अपना भी कुछ उसूल है, अपन अपने उसूल से चलते हैं। बाकी कोई भी सवाल करे अपन उसको जवाब नहीं देते। आप सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं बिल्कुल, आपका सवाल और आपका है ना, इसीलिए जवाब स्क्रीन मैं पर आपको आप हैं। दूंगा। और ये मैं फ्रीडम आप सबको देती हूँ कि आप किसके जवाब देखिए, यहाँ सवाल का बैठ के जवाब हम ना देना मौलानाओं चाहते हैं। की, ना मुल्लों के लेकिन बारे में, वारिस पठान ना साहब, पंडितों के बारे में, ना मुझे किसी भी के नहीं बारे बात में बुरा करनी है। सुनेंगे बैठ के। ना- नहीं यार, ना मौलाना, पंडितों के बारे में, मुल्ले, ना पंडित, मुल्लाओं के बारे में, क्रिश्चियन, किसी किसी के बारे में बुरा नहीं सुनेंगे। लेकिन हम यहाँ आए अपनी बात रखने के लिए, लेकिन बात अपनी बात ये है- रखेंगे। ठीक है वारिस भाई, और इसीलिए बात रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ऐसे आक्षेप फिर तब आने लगते हैं जब आप ब्लैंकेट जिसे कहते हैं ना, सब पर उड़ा देते हैं, चादर उड़ा देते हैं कि नहीं ये अगर जाहिल भी है तो ये अपना है, तो चलो इसका जो है आप बचाव कर लो। अभी इस वक्त सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस लेटर को लेकर हो रहा है ना, सीए को लेकर जो आपसे सवाल किया वो आज इस पर भी लागू होगा। ड्राफ्ट कहाँ है? सुनिए। वो शहजाद पुना वाला पूछ रहे थे ना, सुनिए। कहाँ है ड्राफ्ट? सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक अभी वेबसाइट के जरिए पूरे देश में शहजाद कोड पुना दिया था, स्कैन कोड। जिसको ऑब्जेक्शन है वो उसका ऑब्जेक्शन वहाँ पर दायर कर दे वक्फ बिल से। करोड़ों देश के मुसलमानों ने अपना ऑब्जेक्शन दायर किया। अब आपके ख्याल से क्या वो सारे के सारे जो है देश के मुसलमान वो सब बेवकूफ़ है क्या? उनको अक्ल नहीं है कि क्या होने जाने वाला है उनके साथ में? अगर ये वक्फ का बिल लॉ बन गया तो देश के मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीन है उसके साथ मोदी सरकार क्या करेगी?
क्या हो सकता है तमाम मुसलमानों को पता नहीं है कि आपको ये समझ आ रहा है कि सबको पता है क्या हो सकता क्या है। करेंगे इसीलिए वारिस मुस्लिम भाई? पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा क्या बार करेंगे बार मुझे कहा बताइए। कि हम प्रोटेस्ट करते इनफैक्ट रहेंगे, रजिस्ट्रेशन हमारा करवाएगी। ऑब्जेक्शन संवैधानिक आप तौर से लोगों हम के पन्ने करेंगे। पुख्ता करवाएगी। हमको ये बिल नहीं पसंद है, मुसलमानों ने रिजेक्ट किया। अरे आपकी पसंद ना अगर पसंद से नहीं रूबिका होता जी है ये ना। बिल में ऐसे ऐसे सीए अमेंडमेंट्स को भी है, तो आप यही कह रहे थे ना वारिस भाई, 44 अमेंड आप क्या कह रहे थे सीए को, हमको पसंद नहीं सीए है। के टाइम भी देखा ना, सुनिए यहाँ पे जेपीसी की मीटिंग के बारे में आपको पता है क्या हुआ? सब पता है जेपीसी मुझे। बनी थी ना एक मीटिंग वक्फ बिल के लिए, पता है? उसमें हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी थे असद हाँ, ओवैसी, मुझे पता है। उन्होंने ओवैसी डिसेंट साहब भी के अंदर लिख के दिया था ऑब्जेक्शन। कितने ऑब्जेक्शन थे उसमें आपको पता है? ऑब्जेक्शन के पैराग्राफ को कट कर दिया गया। ये तो बाद में पार्लियामेंट में चर्चा हुई तब पता चला क्या कट हुआ, जब जाके डायरेक्शन दिया गया कि नहीं आप कट नहीं करिए, तब जाके कुछ आया। अब तो But ऐड कर क्योंकि दिया उनको गया पता ना। था कि अगर ये सारे अब तो ऐड डिसेंट कर हम दिया डाल गया ना देंगे उसे। और ये डिसेंट पब्लिक के सामने आ गया तो पूरा देश एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा वक्फ बिल अभी तो खराब है, बहुत सी वक्फ सारी बिल चीजें संवैधानिक हैं। है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल वारिस 40, पठान 20, साहब 20, बहुत सारी पूरा देश चीजें बोलेगा। हैं। इसीलिए मेरी भी लोगों ने पूरी डिसेंट नजर है नोट इस को पर। कट कर दिया। शहजाद पूनावाला, अभी तो 9 लाख एकड़ है की ना? बात आ रही है, ये तो बहुत आगे तक जा सकता है। हालांकि हमारे चार सूत्र तो स्टेट बता रहे के हैं इट इज अगर मच एक मोर लोग देन प्रॉपर्टी दैट। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की तो इससे ज्यादा है। ओके वारिस भाई अब रुकिए। रूबिका, शहजाद रूबिका, पूनावाला, तेलंगाना, आंध्रा वगैरह अगर 4 हालांकि स्टेट की ओके। प्रॉपर्टी देख लो प्लीज, तो 13 लाख प्लीज, एकड़ है वो, ये तो वारिस, 9.5 लाख वारिस, एकड़ के करीब जा रहा है। 9.5 बस से कहीं वारिस, ज्यादा इसका जाएगा। भरम हो रही है, फैला रही है ना वारिस बीजेपी। भाई कहीं रूबिका, आगे जाएगा। आवाज नीचे अब शहजाद पूनावाला। हालांकि रूबिका मेरे पास वारिस, अजीज भाई और अंसार रजा साहब के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे माननीय साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी को एक भी बार मौका नहीं मिला है। मैं पहले चाहूँगा कि उनका मौका दिया जाए, उसके बाद कुछ समय बचता है तो मैं तीनों का जवाब देना चाहूँगा। मैं अपना मौका अपने साथी को दूंगा। वाह भाई, रोजों में बहुत ज्यादा आपको क्या बात चेंजेस है? आपके दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं हमारे नहीं, लिए ये भी कभी ऐसा शहजाद मौका पूनावाला। निकालना रूबिका जी, चाहिए। ये Very इंसानियत का interesting. हमको भी बेसिक कहीं है। नहीं बोलने दे तो Which is आपका very टाइम हमको देना interesting. कोई चैनल पे, याद रखेंगे हम ये बात आपका। ओके रोहित आपका अग्रवाल, बेसिक प्लीज मेरे को याद साथी को भी रखेंगे। मौका रोहित दीजिए। अग्रवाल आपके पास आ ही रही थी बट वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा और ये एक अच्छा मैसेज भी गया है। रोहित भाई ये सीए जैसा ही नहीं लग रहा है पूरा का पूरा टाइम आज की तारीख में। काली पट्टी पहनकर बाहर निकल रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिलवाया। दूसरी बात यह है कि वारिस पठान जी ने कहा हैशटैग से नो टू वक्फ बिल। वारिस भाई 2010 में जब आप विरोध करते थे तो क्या विरोध का तरीका आपका यही था या अभी नया तरीका आपने चुना है? अगर ये नया तरीका चुना है तो 1995 के बिल को, 30 साल पुराने बिल को आप क्यों चाहते हो कि मुसलमानों के ऊपर थोप दिया जाए? आप उसके अंदर बदलाव क्यों नहीं करना चाहते हो? आप अपने जीवन में तो हर समय बदलाव करते चले आ रहे हो, विरोध करने के तरीके में भी बदलाव करना चाहते हो आप, पर आप 30 साल पुराने बिल के अंदर बदलाव नहीं करना चाहते हो। और अगर आपने कहा कि काली पट्टी पहन के ही नमाज पढ़नी थी अलविदा की, तो मुझे लगता है रूबिका जी के चैनल के ऊपर बहुत फुटेज चली है आज अलविदा के नमाज की, मुझे तो कहीं काली पट्टी दिखाई नहीं पड़ी और अभी आपके हाथ पे भी दिखाई नहीं पड़ रही है काली पट्टी मुझे। तो क्या हम ये मान लें जिन मुसलमानों ने काली पट्टी क्या है? नहीं बांधी मैं तो वो पहन के वक्फ बैठा हूं। बिल में बदलाव करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वक्फ बिल के अंदर अरे बदलाव भाई हो। वारिस अगर भाई, हाँ नहीं तो अगर यही पैमाना है तो मुझे लगता है जो आपका हैशटैग है उसके ऊपर 12,000 लोगों ने कुल ट्वीट किया है और हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मुसलमान से ज्यादा आ जाते हैं। हैं हम तो लोग। एक बात आपको ये और समझनी पूरी भेज देते पड़ेगी हैं, 4-5 कि बड़े-बड़े आप खाने सियासत भेज कर देते रहे हैं हो और सियासत करने के लिए आप ठेका नहीं ले सकते हो देश के हाँ, और सारे आप क्या कर रहे हो? मुसलमानों का। मछली मजाक। देश के मुसलमानों हम लोग को सियासत आप कर रहे हैं और आप भी क्या सियासत कबड्डी कर खेल रहे रहे हैं, हो? इसीलिए तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप हाँ। सियासत कर रहे हो तो हाँ, तो नफरत चलो की चलो खाई हिंदू को एंडो कम बदलाव करने लाएंगे। का काम चलो करो। चलो नफरत हिंदू की एंडो खाई को बोर्ड में बढ़ाओ मत। मुसलमान को डाल देंगे। अपनी चलो सियासत की आरएलडी कुर्सी के लिए अरे आरएलडी नहीं, अपनी सियासत की कुर्सी के लिए आप सिर्फ अफवाह फैलाने का अगर काम कर रहे हो तो ये अत्यंत दुखद है। चलिए डन, ये चलो शर्मनाक आपकी बात है मंजूर। कि आप अपनी कुर्सी आपकी बचाने बात के मंजूर करता हूं मैं। लिए आप देश के हिंदू मुसलमानों का एंडोमेंट नुकसान बोर्ड में करना चार चाहते हो क्या? देश के मुसलमानों को डाल मुसलमानों देते को हैं। चलेगा आपको? आप मुख्य धारा से विकास के लिए चलिए, छोड़ना कल चाहते शुरुआत करते हैं, हो? चलो। हिंदू अगर एंडोमेंट अगर बोर्ड में मोदी 4 मुसलमान को डाल सौगातें ईद देते हैं। दे चलो, रहा चलेगा है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है ये बताना तो पड़ेगा ना आपको, देश की जनता को। अरे भाई साहब पहले आपको ये जवाब दो, बताना नहीं चाहिए पड़ेगा ना, नहीं कि चाहिए, क्या नहीं चाहिए भारतीय हमको, जनता चलो, क्या पार्टी करेंगे, एनडीए नहीं की चाहिए। सरकार बनने के बाद एक कौन भी सी सौगातें मुसलमान के गिफ्ट ऊपर है? कोई अत्याचार हुआ है? और अगर अत्याचार हुआ है
तो आपने कितनी आवाज अरे भाई, उठाई? 10 साल से और सिर्फ विपक्ष अत्याचारी तो देख रहे, क्या पक्ष में झूठा हो आदमी चाहे है, बाप विपक्ष रे में बाप। हो, हमारे कसम लिए से भारत ओके, का वो- हर मेरी नागरिक लाइफ में नहीं देखा। अग्रवाल जी रुकिए, धर्म के वारिस लड़ाई पठान, बहुत दूर है। वारिस पठान, आपका कंपटीशन क्या यहाँ पर हिंदुओं से, सिखों से, और नहीं हिंदू सिखों और सुनिए ना वारिस भाई, आपका कंपटीशन किससे है? ये प्रवक्ता वारिस भाई, आपका कंपटीशन किससे है? आप चाहते हैं वक्फ में चेंजेस हो कि ना हो? पहले बात सुनिए ना मेरी। वक्फ में यानी अब तक ये मैंने आपको जो गबन एक के बाद एक पढ़ के सुनाए हैं, ये गबन में आप चाहते हैं ना कि बेहतरी हो, खत्म हो जाए ये गबन। हमने तो नहीं कहा था। वक्फ में जितने भी लोग ओहदों पर बैठे हुए थे, गबन उन्हीं की तरफ से हुए ना। कई ऐसे मुसलमान हैं, 40,000 केसेस, गबन का मतलब 40,000 केसेस, बराबर रुबिका जी, 40,000 केसेस फ्रॉम मुस्लिम्स, तो जाहिर सी मुसलमानों की तरफ से लगेगी ना। उस पे आईपीसी की कलम है, फोर्जरी का केस बन सकता है। आईपीसी तो अब रहा नहीं, भारतीय न्याय संहिता है अब। अमेंडमेंट ला के वक्फ बोर्ड के वकील पावर साहब, क्यों ले लेना? BNS ट्रिब्यूनल के पावर क्यों ले लेना? BNS वक्फ के अब पावर IPS लेने नहीं वाली है। बात है वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाली बात है। ये पता है आपको? ये आप बहुत संजीदगी के साथ जब सोचेंगे बैठ के रुबिका जी, जब आप एक मुसलमान बन के सोचेंगे, ना कि एक एंकर सर, बन के, सुनिए, तो आपको समझ मैं में आएगा कि हिंदुस्तानी वर्ल्ड होकर अमेंडमेंट सोचूंगी। बिल जो आ रहा है वक्फ का, ये कितना आप खतरनाक मुसलमान है। होकर सोचते एक रहिए, हिंदुस्तानी मुसलमान मैं बन के जब आप हिंदुस्तानी सोचेंगे होकर दिल से सोचूंगी, कि ये जो और चीजें हिंदुस्तानी हमारे होने के मुसलमानों की नाते भलाई के लिए यहाँ लाया पर गया था। मुसलमानों को बरगलाने का काम जो बिल्कुल। आप लोग कर रहे हैं, उससे आपको बचना होगा। आप क्या करेंगे? ये एक के बाद एक क्या समझा रहे हैं? आप समझा नहीं रहे, आप डरा रहे हैं। आप केवल डरा रहे हैं। शहजाद पुनावाला, ये अब कहां जाकर अंत होगा? पड़ेगा ना, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आप लोग हैं कि आप बिल लाकर रहेंगे, वारिस पठान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है कि हम बता कर रहेंगे कि ये बिल आपके खिलाफ है। रूबिका, चैनल पे आओगे सर, रूबिका, वो जमीनें गरीबों की भी रूबिका, अरे देखिए जमीन तो हमारी चले गई, आप क्या रूबिका, करेंगे? कुछ नहीं। ओके। आप बुलाओगे रूबिका, बीजेपी प्रवक्ता को, बोलेगा नहीं जबरदस्ती खाया नहीं है, ऐसा करके खाया, मैं वैसा शहजाद करके खाया। पुनावाला का नाम रूबिका, हम नहीं लोग लूंगा। चर्चा कर मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।